नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज्ञान एंड बैच के बिल्कुल नए लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में। हम जब कभी भी नया फ़ोन लेने जाते हैं तो नॉर्मली जो क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं वो ये है कि हमारे बजट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी रैम क्या है, रोम क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, कैमरा कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट कि फ़ोन हैंग तो होगा कि नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते ही आते हैं। मगर दोस्तों मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देख लेंगे, इस वीडियो को एक बार आखिरी तक देखना है और उसके बाद भी ना अगर आपके मन में डाउट आते हैं या फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि फ़ोन कैसे लें, मैं अपनी मूंछें उड़वा लूँगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया। मगर दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी इंसान इस वीडियो को देखता है जिसे फ़ोन्स के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, तो कम से कम वो एक वाइज़ डिसीजन लेने के लिए इस वीडियो को देख कर सीख पाएगा कि उसे फ़ोन कौन-सा लेना है। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ज्ञान अनबायस्ड। तो दोस्तों आपको फ़ोन लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें मैंने कुछ पॉइंट्स में बताने की कोशिश की है। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखेंगे ना, तो आपको कभी भी फ़ोन लेने में तकलीफ नहीं आएगी। सबसे पहला पॉइंट है आपका बजट डिसाइड करना। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बड़े ही आसान लगे मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आपको अपने फ़ोन का बजट पता है, तो आप उसको आराम से ले सकते हैं। मतलब अगर आपको फ़ोन का बजट 10,000 रुपये और आपको 50,000 के फ़ोन के फीचर्स चाहिए, तो वो शायद मुश्किल होगा। इसलिए आपको बजट पता होना चाहिए, आप उसे कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब 1,000, 2,000, 5,000। अगर आपको थोड़े अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए या फिर स्क्रीन अच्छा चाहिए, जो भी आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए, उसके लिए आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बजट कितना है, आप उसमें कितना पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों? नंबर 2 पे आते हैं आपका रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको आपका बजट पता चल गया, तो दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है। यानी आप गेमर हैं या फिर आप बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं इसे, या नॉर्मल लाइफ़स्टाइल यानी कैमरे के लिए यूज़ करना है, आपको वीडियो चलाने हैं, गाने सुनने हैं, या सिर्फ़ फ़ोन पे ही बात करनी है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको किस तरीके का फ़ोन चाहिए, क्योंकि डिफरेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फ़ोन का रेट भी वेरी करता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे एक अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाना है तो मुझे थोड़ा ग्राफ़िक्स वाला अच्छा फ़ोन चाहिए, थोड़ा-सा प्रोसेसर वाला अच्छा फ़ोन चाहिए, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। वैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये 2 पॉइंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपका ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे अभी तो पूरा इंडिया ही इस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि नॉन चाइनीज़, नॉन चाइनीज़, नॉन चाइनीज़। तो अगर आपको नॉन चाइनीज़ ब्रांड चाहिए, तो मैंने आपको पहला वीडियो सजेस्ट कर दिया है, आप ऊपर लिंक में देख सकते हैं, जिसमें नॉन चाइनीज़ ब्रांड मैंने 10,000 के अंदर वाले बताए हैं सारे। आपको कौन से लेने हैं, कौन से नहीं लेने, ये आपके ऊपर है। तो आपको ब्रांड स्पेसिफिक अगर है, मतलब जैसे आप एप्पल यूज़र है, तो फिर वो तो एक सेपरेट ही कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि वो हाई एंड के फ़ोन्स हैं। मगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो उसमें आपको हो सकता है स्पेसिफिकेशन हो कि मुझे सिर्फ सैमसंग का ही चाहिए, मुझे सिर्फ मोटोरोला का ही चाहिए, मुझे सिर्फ एमआई का ही चाहिए। तो आप अगर ब्रांड स्पेसिफिक हैं, तो आप उसमें देखें कि आपके लिए बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या उस कैटेगरी में या उस ब्रांड में वो फ़ोन है कि नहीं है। ये तीसरा पॉइंट होता है हमारा ब्रांड का। चौथा पॉइंट जो हमारा हो जाता है वो होता है ऑप्शनल। मतलब अगर आप देखा जाए कि फ़ोन को रीसेल के हिसाब से ले रहे हैं, आप ऐसे यूज़र हैं जो हर 2 या 3 साल या 4 साल में फ़ोन बदलते हैं, तो वो देखना आपके ऊपर है कि आप सेल करना चाहते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। नहीं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दसों साल एक ही फ़ोन को चलाते रहते हैं। तो आप वो भी देखिए कि मार्केट में किस फ़ोन की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है। जैसे अभी आप एमआई का फ़ोन लेते हैं तो एमआई के फ़ोन की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, सैमसंग के फ़ोन की ज़्यादा है। मगर अब जैसे कुछ पुरानी कंपनियाँ हैं, जैसे कूलपैड हो गई, लीको हो गई, नोकिया के कुछ पुराने फ़ोन्स हो गए, तो अब उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप बार-बार स्विच करते रहते हैं फ़ोन्स, तो कौन-सा फ़ोन लें जिनकी आपको रीसेल वैल्यू ज़्यादा मिलती है। दोस्तों अगर आपने ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में बिठा लिए ना, तो आपके फ़ोन खरीदने या फिर देखने के ना 80% काम तो पूरा हो ही चुका है। मतलब अगर आपको फ़ोन के बारे में बिल्कुल नॉलेज भी नहीं है, तो ये 4 बेसिक पॉइंट है, इनसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। अगर ये 4 पॉइंट आपने समझ लिए, 80% काम आपका यहीं निपट गया है। अब इसके बाद हम थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं अगले पॉइंट्स पे। तो दोस्तों आपका 5वां पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। इसमें हम सारे उन पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कैमरा हो गया, रैम हो गया, इनबिल्ट स्टोरेज हो गया, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट्स हो गए, इसका डिज़ाइन हो गया, ये सब पॉइंट्स को हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों
आपको नॉर्मली आज के समय में जो फ़ोन्स में डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो है 3 प्रकार का, टीएफटी, आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले और तीसरा होता है आपका एमोलेड। अभी टीएफटी डिस्प्ले की बात करें तो ये बहुत आउटडेटेड हो गया और नॉर्मली आपको फ़ोन्स में देखने को मिलेगा ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको टीएफटी डिस्प्ले मिलता है ना, नॉर्मली जो अच्छे फ़ोन यूज़र्स हैं वो लेंगे ही नहीं उस फ़ोन को। सीधी बात है, उसको कुछ कवर करने का मतलब बनता नहीं है। तो अगली हम अगर बात करें तो वो है आपका आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले। आईपीएस एलसीडी और एमोलेड में अगर हम पूछें कि दोनों में से अच्छा डिस्प्ले कौन सा है, तो अच्छा डिस्प्ले आपका यहाँ पे एमोलेड ही है। उसका रीज़न मैं आपको भी जल्दी बताऊंगा। पहले हम थोड़ा थोड़ा के बारे में समझ लेते हैं। जो आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है ना दोस्तों, वो नेचुरल प्रोडक्शन करता है कलर्स का, ठीक है। नेचुरल प्रोडक्शन करता है, इसकी वजह से जैसा आप फोटो खींचते हैं, जैसा आपको दिख रहा है, वैसा का वैसा आपको स्क्रीन पे भी दिखता है। वहीं जो आपका जो एमोलेड डिस्प्ले होता है वो थोड़ा उसमें कॉन्ट्रास्ट और सेचुरेशन अच्छा होता है। मतलब वो आप अगर कोई फोटो को खींचते हैं तो आप अगर उसको स्क्रीन में देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े से ब्राइट इफेक्ट्स उसमें पैदा कर देता है, थोड़ी लाइट ज़्यादा इफेक्ट्स उसमें आती हैं, जिसकी वजह से वो और अच्छी लगती है फोटो। अभी एमोलेड अच्छा क्यों है आईपीएस एलसीडी से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको एग्जांपल के तौर पे एक ब्लैक कलर स्क्रीन पे प्रोड्यूस करना है, अभी आईपीएस एलसीडी में क्या होगा कि सारी की सारी लाइट्स बंद हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो पीछे की लेयर है तो स्क्रीन पे आपको ब्लैक कलर दिखने लगेगा। मगर एमोलेड में क्या होता है कि अगर आपको पर्टिकुलर ब्लैक कलर भी प्रोड्यूस करना है कहीं कोई इमेज में या फिर कहीं भी, मतलब आप स्क्रीन ऑफ कर दे, स्क्रीन सेवर के रूप में भी आपको प्रोड्यूस करना है, तो वो पर्टिकुलर लाइट रिड्यूस की जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो इफेक्टिवनेस है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी हमने अगर बात करी है इसके डिस्प्ले के बारे में, तो हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सुनते होंगे 720p का डिस्प्ले है, 1080p का डिस्प्ले है, 2K का है, 4K का। तो एक्चुअली में है क्या? देखिए, 720p यानी 720 गुणित 1280 पिक्सल, यानी आपके फ़ोन में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 720 पिक्सल्स को और 1280 पिक्सल्स को अलाइन किया गया है, जो आपके स्क्रीन के साइज को बता रहे हैं। वही सेम सेकंड चीज़ अगर देखते हैं 1080p में, तो वहाँ 1080 इंटू 1920 पिक्सल्स को अलाइन किया गया है आपके स्क्रीन में आपके व्यूइंग के लिए। वहीं 2K में 720p के डबल पिक्सल्स अलाइंड होते हैं और 4K में 1080p के डबल पिक्सल्स अलाइन होते हैं। अब बात सोचने की ये है कि इतने सारे पिक्सल्स को अलाइन करने का मतलब क्या है। एक टर्म आपने सुनी होगी PPI, पिक्सल्स पर इंच। देखिए दोस्तों, पिक्सल्स पर इंच का मतलब यही होता है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स को भरा गया है या फिर कितने पिक्सल्स को फिट किया गया है। नॉर्मली आप फोन्स में देखते हैं तो 300, 400, 600 ऐसे PPI का आपको मिलता है देखने को। तो इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, जितना अच्छा डिस्प्ले होगा, जितने ज़्यादा पिक्सल्स को आप उसके अंदर फिट करते हैं 1 इंच के अंदर, तो सैचुरेशन उसका बहुत कम हो जाता है। यानी हम नेकेड आई से उन पिक्सल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो आप फ़ोन में देखेंगे ना, आपको 4K 2K तो नॉर्मली मिलेगा ही नहीं। 720p और 1080p का डिस्प्ले बहुत सफिशिएंट होता है आपके नेकेड आई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये जो डिस्प्ले होता है ना 720p और 1080p, ये बेटर है आपके फ़ोन्स के लिए, बजट रेंज में बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्क्रीन में प्रोटेक्शन कैसा है। अब आप सुनते होंगे कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 1 है, 2 है, 3 है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्लास है, ड्रैगन टेल ग्लास है, फलाना ढिमका ग्लास, जो भी आप सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या बैठता है कि मतलब अगर ग्लास रहेगा तो फ़ोन आपका ऊपर से नीचे गिर गया तो वो टूटेगा नहीं क्या? जी बिल्कुल टूटेगा, मगर उस ग्लास की इम्पोर्टेंस अलग होती है। देखिए, आपके पास कोई भी अगर प्रोटेक्शन वाला ग्लास है तो उसका काम ये नहीं होता कि आपका फ़ोन नीचे गिर जाए तो वो आपकी स्क्रीन को टूटने से बचा लेगा। हाँ, कुछ कंसिडरेबल हाइट से अगर आपका फ़ोन नीचे गिरता है तो वो उसे बचा भी सकता है, मगर नॉर्मली आपके जो डेली लाइफ में स्क्रैचेस पड़ते हैं फ़ोन में, अगर आपने फ़ोन को पॉकेट में रखा है और चाबी वाबी भी रखी है आपके जेब में, तो उसके स्क्रैचेस से उसे बचाना, गिरने के ऊपर आपके जो नीचे डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं उनके स्क्रैचेस से बचाना, ये होता है मेन पर्पस उन प्रोटेक्शन ग्लासेस का। तो अगर आप उसके भरोसे अगर आप फ़ोन को दीवार पे फेंक कर मार देंगे, बोलेंगे यार मेरा फ़ोन तो टूटना नहीं चाहिए था, तो टूट गया, तो भाई टूटेगा ही ना यार। ऐसी बात थोड़ी ना है कि उसमें अगर आपको प्रोटेक्शन ग्लास दिया हुआ है तो वो ख़राब नहीं होगा फ़ोन। अभी हमने ग्लास की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं फ़ोन के इनबिल्ट स्टोरेज के बारे में। देखिए दोस्तों, आपने 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB ये सब स्टोरेज के बारे में तो सुना ही होगा, मगर जो इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट और काम की चीज़ है वो ये है कि इनमें रीड राइट स्पीड का डिफरेंस कैसे होता है। अब देखिए, आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है या फिर आपने कोई गैलरी में कोई फ़ोटो ओपन करी है,
उस पर कुछ काम कर रहे हैं या फिर उसको वापस सेव कर रहे हैं, उस ऐप को बंद कर रहे हैं, तो ये जो रीड राइट स्पीड है वो कैसे डिफर कर रही है, ये सब चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपके स्टोरेज के ऊपर। देखिए, दो टाइप की स्टोरेज अवेलेबल है, एक है आपकी eMMC और दूसरी आपकी है UFS। ज़्यादा डिटेल में इस बारे में बात नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। शॉर्ट में समझिए तो eMMC यानी उसका फुल फॉर्म होता है आपका एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, और दूसरी तरफ UFS जो होता है वो आता है आपका यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। अभी eMMC और UFS में बेसिक डिफरेंस ये है कि UFS जो होती है वो थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू eMMC, और UFS जो होती है आजकल रिलायबल है और ज़्यादातर फोन्स में यूज़ की जा रही है। अभी रिसेंटली 2.0 UFS का वर्जन और 2.1 जो है वो नॉर्मली फ़ोन्स में आपको देखने को मिलेगा, और उसी के साथ साथ अभी जो नए फ़ोन्स आने वाले हैं उनमें UFS 3.0 को यूज़ किया जाएगा। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रैम के बारे में। अब आप सोचते होंगे कि यार आजकल तो फ़ोनों में लैपटॉप से ज़्यादा रैम मिलती है। बिल्कुल सही बात है भाई, 4 GB 6 GB 8 GB मतलब आजकल इतनी कॉमन हो गई है फ़ोन्स में कि आपको हर फ़ोनों में देखने को मिल जाती है। मगर ये रैम का एक्चुअली में यूज़ क्या है इन फ़ोन्स के अंदर, ये हम जानते हैं। देखिए, कोई भी आप गेम ओपन करते हैं, सपोज़ एक गेम आपने ओपन किया, आपके फ़ोन में 4 GB रैम है, आपने एक गेम ओपन किया, उसने 2 GB की स्पेस खाई, आपने उस गेम को ओपन रहने दिया, आपने बैकग्राउंड में एक और गेम ओपन किया जिसकी रैम कैपेसिटी 3 GB की है, मतलब टोटल आपने 2 + 3 5 GB का यूजेज कर लिया, और उसी के साथ आपके फ़ोन की रैम तो 4 GB की है। तो अब क्या होगा, ऐसे में जो आपका जो फ़ोन है वो बैकग्राउंड वाले ऐप को बंद करके आपके करंट ऐप को चालू रखेगा। इसीलिए आपके जो फ़ोन की रैम होती है वो कोई भी प्रोसेसेस को चालू रखने में हेल्प करती है अच्छे से इफेक्टिवली। अभी देखा जाए तो आपका फ़ोन जो हर बार हैंग होता है उसकी मेन वजह ये भी होती है कि प्रोसेसर का रैम के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। हम प्रोसेसर के बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि रैम का इम्पोर्टेंस क्या है, कि आपके फ़ोन में अगर प्रोसेसेस को चालू होने के लिए स्पेस नहीं होगी तो बार बार आपका फ़ोन हैंग करेगा। इसलिए एक अच्छा फ़ोन अच्छे रैम के साथ बिकता है। अब हम बात करते हैं कैमरे की। आज के समय में क्वाड कैमरा बहुत कॉमन हो गया है, ट्रिपल कैमरा भी कॉमन है, क्वाड कैमरा भी कॉमन है। अब उनमें जो हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है मेगापिक्सल वाला कितना कैमरा है, मतलब 10 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, अब तो 100 मेगापिक्सल के कैमरे आने लग गए हैं। तो काम की चीज़ उसमें ये है कि यार ये मेगापिक्सल बताता क्या है हमको। मेगा से समझ में आ रहा है 10⁶ यानी 10⁶ इतने पिक्सल्स एक फ्रेम के अंदर रहेंगे। अब वो एक फ्रेम काहे की होगी, जो आप फोटो खींचेंगे। यानी आपने कोई एक इमेज कैप्चर की है, सपोज आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, आपने एक इमेज कैप्चर की है, तो उस फोटो को जो फॉर्मेशन के लिए पिक्सल्स लगे हैं वो है 48 मेगापिक्सल्स। इससे ये फ्रेम फॉर्म हुई है, यानी एक फोटो फॉर्म हुई है। अब आप इसको एक बार जूम करके देखेंगे तो हम बोलते हैं ना कि यार पिक्सल फट रहे हैं, पिक्सल फट रहे हैं, तो वो एक्चुअली में यही होता है कि अगर कम मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन से खींची हुई फोटो होगी, अगर आप उसको जूम करेंगे तो आपको पिक्सेलेट होते हुए दिखेगी, मतलब वो फटती हुई दिखेगी फोटो। और अगर आप अच्छे हायर मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन के कैमरे से खींचेंगे तो आपको वो फोटो एकदम नेचुरल जैसी दिखेगी, मतलब उसमें कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पिक्सल्स फट रहे हैं या फिर जूम करने पे फोटो में मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। उसी के साथ अगर आप ज़्यादा ही कैमरे के लिए ही सिर्फ फ़ोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 2-3 चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, जैसे इसमें मैक्रो शॉट का कैमरा है कि नहीं, साथ ही साथ में लो लाइट का कैमरा है कि नहीं है, इंफ्रारेड वाला भी मिल रहा है आजकल। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आप अगर सिर्फ कैमरे के इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं फ़ोन को तो वो आपको ध्यान रखनी है। नहीं तो एक बेसिक यूज़र जिसको एक सिंपल कैमरा चाहिए, उसके लिए ये जानना सिर्फ काफ़ी रहेगा कि यार कैमरे में काम क्या होता है मेगापिक्सल्स का, और मेरे को 10, 12, 20 मेगापिक्सल कितने में मेरा काम चल सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें वो होती है चार्जिंग की। अब देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ होती है ना, हर कंपनी अपने अपने हिसाब से प्रचार देती है। मतलब कुछ कंपनियां बोलती है मेरे फ़ोन में वूक चार्ज है, डैश चार्ज है, फास्ट चार्ज है, क्विक चार्ज है। देखिए, सब ओवरऑल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस के साथ सब कुछ सेम है, बट ये है कि हाँ, नॉर्मल चार्जिंग स्पीड से थोड़ी ज़्यादा स्पीड वो देते हैं। आज के समय में ये स्पीड उनके काम की है जिनका डेली यूजेज फ़ोन पे बहुत ज़्यादा है, जैसे कोई गेमिंग करता है, कोई बिजनेस एप्लीकेशन करता है। अब वो चाहते हैं यार मेरा ऑन द गो ही सारा काम हो जाए और मैं फ़ोन को भी चार्ज कर लूँ, मेरा सारा काम हमेशा टाइम पे होते रहे, हमेशा मेरे फ़ोन में बैटरी की प्रॉब्लम ना आए। तो कम बैटरी वाले फ़ोनों में भी अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहता है तो वो एक कंसिडरेबल है। मतलब अगर आपके पास एक 3000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन है जिसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है, और एक 5000 mAh वाली बैटरी वाला फ़ोन है जिसमें क्विक चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है,
तो लगभग उनका चार्जिंग टाइम सेम ही बैठेगा, क्योंकि आप जब तक 5000 mAh की बैटरी को यूज़ करोगे तब तक बंदा 3000 बैटरी को यूज़ करके चार्ज भी कर चुका होगा। तो इतना डिफरेंस पड़ जाता है ये चार्जिंग स्पीड से। अब अगर हम बात करें डिज़ाइंस की, तो ये बड़ा इतना कोई काम की चीज़ तो नहीं है, मगर हाँ स्टिल अगर आप अब देखते हैं कि अब मेरा फ़ोन बहुत अच्छा होना चाहिए दिखने में, ये सब होना चाहिए, तो फिर ये आपके मैटर ऑफ कंसर्न का है। देखिए, आज आजकल आपको सारे फ़ोनों में डिज़ाइन के मामले में ये 2 चीज़ें तो दिख ही जाएँगी। एक हो जाएगा आपको वाटर ड्रॉप व्यू या फिर टॉप नॉच व्यू, और दूसरा नहीं तो हो जाता है पंच होल कैमरे वाला व्यू। ये बजट फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं तो नॉर्मली आपको विदाउट कैमरे वाला भी, विदाउट फ्रंट कैमरे का भी आपको मिल जाता है, जिसमें ऐसा स्लाइडिंग कैमरा ऊपर आता है आपका, तो वो थोड़ा हाई एंड के फ़ोनों में हो जाता है। तो ये डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से है, ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास है नहीं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको कई बार स्क्रीन पे मिल जाता है, कई बार साइड्स एजेस में मिल जाता है, बैक में तो बहुत कॉमन है ही है। अब जो हमारा 6th पॉइंट है वो है हमारा प्रोसेसर के बारे में। अब देखिए, इसके ऊपर एक सेपरेट अलग से पॉइंट बनाने का रीज़न यही है कि जो आपका प्रोसेसर होता है वही आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है किसी भी फ़ोन की। अब आपने बहुत बड़े-बड़े नाम सुने होंगे, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, आपका हुआवे हो गया, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया, इंटेल हो गया। ये सभी वो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करती हैं। अब इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसके ऊपर मैं बात करने बैठा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। हाँ, मगर हम इतनी ज़रूर बात करेंगे कि अगर कोई भी नया इंसान मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाता है या फिर वो सर्वे करता है, तो उसे एक आइडिया ज़रूर बैठ जाए कि मुझे कौन-सा प्रोसेसर लेना है, मेरे फ़ोन के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। अब देखिए, आज से जो 4 या 5 साल पहले का सीन था, जो मार्केट में सीन था, वो ये था कि हर प्रकार के फ़ोनों में आपको मीडियाटेक के प्रोसेसर देखने को मिल जाएँगे। हाई एंड फ़ोनों की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल बजट और मिड रेंज फ़ोनों की बात कर रहा हूँ। तो आपको उन हर प्रकार के फ़ोनों में मीडियाटेक के चिपसेट्स आपको मिल जाएँगे देखने को। उसका रीज़न यही था कि मीडियाटेक का जो प्रोसेसर था वो बड़ा चीप पड़ता था और उतना अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं करता था। आप सुनते होंगे कि यार फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? कि वो चिपसेट की कैपेसिटी से ऊपर डिलीवर कर रहे थे, कम प्राइस रेंज में। और आज के हम करंट मार्केट की बात करें तो आपको लगभग हर फ़ोनों के अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए, आपके पास अगर आप एक चिपसेट के ऊपर इतना रिलायबिलिटी कर देते हैं, आप उसमें इतने सारे फंक्शंस लोडेड कर देते हैं कि भैया आपका प्रोसेसर लोड नहीं झेल पा रहा, वो आग जैसा हो रहा है, गर्म आग जैसा हो जा रहा है, तो वो इतना परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा आप उसका ऑप्टिमल यूज़ करें, भले ही आपके स्पेसिफिकेशन लो रह जाए फ़ोन में। मैं आपको इसको समझाता हूँ आसान शब्दों में। देखिए, अभी आपका एक प्रोसेसर है जिसमें आप मैक्सिमम 60 मेगापिक्सल का कैमरा लगा सकते हैं। अभी वो प्रोसेसर सपोर्ट करता है 60 मेगापिक्सल के कैमरे को। अभी क्या होता था, मीडियाटेक के प्रोसेसर अगर 60 मेगापिक्सल के कैमरे को सपोर्ट कर रहा है, तो फ़ोन्स क्या करेंगे, वो पूरी की पूरी कैपेसिटी को यूज़ कर लेंगे और वो लॉन्च कर देंगे 60 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ फ़ोन को। अब उससे फिर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको फ़ोन हो जाएगा आग जैसा। वहीं अगर स्नैपड्रैगन का सीन ऐसा रहता था कि अगर आप उसमें 60 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट कर रहा है उनका प्रोसेसर, तो जो नॉर्मली फ़ोन्स उतारते थे वो उतारते थे 30 मेगापिक्सल या 40 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट। इससे क्या रहता था कि परफॉर्मेंस जो होती थी वो बढ़िया रहती थी। ये डिफरेंस पड़ता है आपके प्रोसेसर से आपके आउटपुट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट दें कि कौन सा प्रोसेसर बढ़िया होगा आज के समय में लेने के लिए, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आजकल का जो स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर मिल रहे हैं, चाहे वो 400 सीरीज हो, चाहे 600 सीरीज हो, चाहे 800 सीरीज हो, वो सारी ही बढ़िया है, सारी ही ऑप्टिमाइज है। वहीं मीडियाटेक की जो हीलियो प्रोसेसर की रेंज है वो भी अच्छी है। साथ ही साथ आपके सैमसंग के एक्सिनोस के प्रोसेसर भी बढ़िया हैं, आपके हुआवे के किरिन प्रोसेसर भी अच्छे हैं, तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। अब जो आपका आखिरी पॉइंट है, जो 7वां पॉइंट है, वो है आपका रिव्यूज़। देखिए, आप कोई भी फ़ोन परचेस करने जाते हैं तो सबसे पहले आप रिव्यूज़ के बारे में देखते हैं, चाहे आप लोगों से पूछें ऑफलाइन ही, चाहे आप देखें ऑनलाइन ही। ये बहुत इफ़ेक्ट डालता है आपके फ़ोन परचेस करने के ऊपर। देखिए, अगर आप कोई फ़ोन परचेस कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ऑनलाइन अगर आप ले रहे हैं तो नीचे जाइए, फ़ोन के नीचे जाइए, उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़िए। देखिए, उसका रीज़न ये है, आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे ना तो आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें पता चले जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने गेन की है। कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद आपको वो स्पेसिफिकेशंस में नहीं दिख रही हों, पर वो चीज़ें उसमें हो या ना हो। जैसे कभी-कभी आप रिव्यूज़ में पढ़ते हैं कि
भाई वेस्ट ऑफ मनी है, या फिर उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वो उन्हें मिला नहीं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये सब आप रिव्यूज़ पढ़ के ही जान पाएंगे, और आपको इसमें अच्छे और बुरे रिव्यूज़ दोनों मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है कि आप रिव्यूज़ से क्या गेन कर रहे हैं, क्या लॉस कर रहे हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। आपके अगर कोई भी सजेशन हो या सुझाव हो, नीचे मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मेरे व्यक्तित्व को सुधारने में मेरी मदद करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।